मॉर्निंग सबको। आज हम लोग अर्थव्यवस्था और इसके इतिहास का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक इसके पहले एक और वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें से कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर अर्थव्यवस्था जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और समिति अर्थव्यवस्था, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में इन दोनों को सेवा मतलब कर देता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कहा जाता है किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को, और किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को, ठीक है। उसी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, जिसमें कि नहीं वैसा नहीं होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी पूरा जो कारोबार होता है एक निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है और अपने निजी लाभ के लिए काम करता है, तो वैसे अर्थव्यवस्था जो है उसको वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार के उसका स्वामित्व जो है सरकार होता है और उसका संचालन सरकार के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें कि निजी व्यक्ति के पास भी होता है स्वामित्व और संचालन निजी व्यक्ति भी करता है और सरकार भी करता है, तो वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब हम इसके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले देखो मेडिसिन नाम का एक अर्थशास्त्री था, उसने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में कुछ बताया है। देखो आर्थिक वृद्धि क्या होता है कि धनी देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर, धनी देश जो रिच कंट्री होता है उसमें जो आय उसका इनकम बढ़ता है वो बढ़ता हुआ स्तर ही आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। आर्थिक वृद्धि का सूचक का मतलब होता है, आर्थिक वृद्धि का मतलब कि धनी कंट्री में मतलब रिच कंट्री जो होता है उसमें आय का बढ़ता हुआ स्तर को ही आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। उसी में जो लोगों का जो आय बढ़ेगा उसी का वृद्धि को ही बोलते हैं आर्थिक वृद्धि, ठीक है। और दूसरा बात ये कि निर्धन, ये तो हो गया धनी देश, जो निर्धन कंट्री होता है उसमें आय का यदि बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं आर्थिक विकास, मतलब उसका विकास हो रहा है, ठीक है। तो आर्थिक विकास का सूचक होता है। अब देखो इसमें आया है योजना आयोग, ठीक है। देखो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब योजना आयोग होता क्या है, ये पंचवर्षीय योजना होता है, ठीक है। पहले हम लोग अभी नहीं चल रहा है लेकिन पहले शुरुआत में जो चला था पंचवर्षीय योजना, 5 साल का योजना तैयार होता था। 5 साल का योजना किस क्षेत्र में कितना बजट तैयार मतलब कि खर्च करना होता था वो तय होता था सरकार ये तय करता था 5 साल के अंदर हमको किस सेक्टर में कितना खर्च करना है, ठीक है। और उसका वृद्धि दर भी कहते हैं कि हमको 8% मतलब क्या बढ़ोतरी चाहिए, इतना टारगेट मान के चलता था। और चाहे अब वो 5 साल में उतना टारगेट पूरा होता भी था और कभी कभी नहीं भी होता था कुछ कारणवश, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन जो 15 मार्च 1950 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला भी होता है, ठीक है। और आता भी है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना जो है 5 साल का योजना बनता था, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया था। ये मतलब हम पहले ही हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान दूसरे संविधान को पढ़ करके फिर अपनाया गया है, बहुत तो मौलिक कर्तव्य अपनाया है, संशोधन प्रक्रिया अपनाया है, बहुत सारा चीजें हैं जो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है, ठीक। उसी तरह पंचवर्षीय योजना भी दूसरे देश से लिया गया है, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसका अध्यक्ष जो होता है, जो प्रधानमंत्री उस समय होता है उसी समय उसका वो मतलब कि अध्यक्ष वही होता है, ठीक है। तो सोचो कि 15 मार्च 1950 में कौन इसका अध्यक्ष हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू। तो पहला प्रधानमंत्री जो होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अब वो चाहे कोई भी प्रधानमंत्री उस समय रहा होगा, ठीक है। 1950 में तो कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। उसी तरह 5 साल हो गया, अब दूसरा 5 साल आया तो उसमें भी प्रधानमंत्री वही था, तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी वही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो है पंचवर्षीय योजना हट गया है, पंचवर्षीय योजना की जगह पे आ गया है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका जो है गठन 1 जनवरी 2015 के द्वारा 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसा किया गया है। अब जो है योजना आयोग नहीं चलता, अब नीति आयोग चलता है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है, अब कौन सा, नीति आयोग। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। अब देखो आर्थिक नियोजन क्या होता है, अब समझते हैं आर्थिक नियोजन, ठीक है। नीति आयोग का कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। गठन हो गया था 1 जनवरी 2015 में। क्या अभी योजना आयोग है, नहीं। योजना पंचवर्षीय योजना है, नहीं। पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया, अब आ गया है नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। अब आर्थिक नियोजन पढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र को मतलब देश को जो उसके अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, जो भी इसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देश को किस प्रकार के साधन का जरूरत पड़ेगा उसका प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। उस साधन का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। मतलब राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्र को जो पहले मतलब जरूरत पड़ेगा, जिस साधन का प्रयोग मतलब जरूरत पड़ेगा
उस देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में जो विकास करे वैसे क्रिया में उसको क्या करना है, उपयोग करेगा वैसे साधन का, तो वही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब देखो राष्ट्रीय विकास परिषद, पहले अभी पढ़े हैं योजना आयोग, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग हो गया है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। अब देखो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। अब इसमें सदस्य कौन बनता है, तो जितना भी राज्य है सबका मुख्यमंत्री उसमें सदस्य बना होता है, जितना भी मतलब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होता है, जो जितना भी राज्य है सबका मुख्यमंत्री उसमें सदस्य बनता है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब आगे समझते हैं मुद्रा का कैसे विकास हुआ, ठीक है। पहले लोग कैसे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का प्रयोग करता था, मतलब तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, अब हमको चावल चाहिए तो चावल ले लेंगे, तुमको गेहूं चाहिए तो मैं हमसे गेहूं ले लो। इस तरह वस्तु का क्या करता है, लेन देन करता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली का और आगे मतलब कि विकास, मुद्रा का विकास हुआ। तो मुद्रा का भी मतलब एक संकेत के रूप में होने लगा कि तांबा का, चांदी का, लोहा का, मतलब एक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो पहले तो वस्तु का लेन देन हो गया, तो वस्तु का लेन देन होगा तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली, बस जिसमें वस्तु का लेन देन होता था तो वो प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं, जिसमें वैसी प्रणाली जिसमें कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, ठीक है, तो वैसे उसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखो मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से एक संकेत के रूप में हो गया, तो मुद्रा से वस्तु के और सेवाओं का विनिमय, जैसे कि एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है उसके बदले में उसको मुद्रा देता है, ठीक है, पैसा देता है, तो वो सेवा हो गया, तो उसके बदले में पैसा मिला। और मुद्रा से वस्तु, या तो वस्तु भी खरीद सकता है, दुकान जाते हो कोई सामान खरीदते हो उसके बदले में तुम पैसा देते हो, ठीक है, तो मुद्रा के बदले ना दिए, मतलब कि मुद्रा तुम दिए उसके बदले में तुमको पैसा दिया, वो वस्तु दिया, अब फिर क्या है, तुम सेवा दिए उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, तो वो मुद्रा से ही हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली, इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। तो मौद्रिक प्रणाली में होता है मुद्रा से वस्तु और सेवाओं का विनिमय, ठीक है। अब देखो बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, बैंक के माध्यम से क्या होता है, चेक द्वारा विनिमय का क्रिया और संपादन, चेक देता है, उसी के तो विनिमय, उसी में लेन देन का क्रिया संपादित होता है, उसी में लेन देन की क्रिया संपादित होता है, ठीक है। अब सोचो कोर बैंकिंग प्रणाली किसको कहेंगे, तो एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण, मतलब एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति दूसरे जगह है और खाता एक ही है, तो एक खाते से दूसरे व्यक्ति दूसरा जगह जो है उसके खाते में जो पैसा, मतलब एक खाते से दूसरे खाते में जाएगा पैसा, उसी को बोल रहे हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। एक तुम यहाँ हो, तुम्हारा भाई बहुत दूर दराज में, ठीक है, तो तुम्हारा खाता यहाँ है, तुम अपने भाई के खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, जो वही ट्रांसफर होगा, ठीक है, हस्तांतरण होगा, उसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। ये हो गया एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी खाते बैंक के माध्यम से, उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण, पैसा का ट्रांसफर जो होता है उसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। अब एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक प्लास्टिक मतलब कार्ड रहता है, वो एटीएम देखते हो ना, सब कुछ यूज किया है, यूज करो मतलब कि डालो, पिन अपना डालो और पैसा निकल जाएगा, उसमें बैलेंस चेक भी होता है और पैसा भी निकलता है, बाकी सब चीज भी बहुत सारा उसमें मतलब कि काम देता है उसमें करने के लिए, ठीक है। अब देखो डेबिट कार्ड किसको बोलते हैं, तो बैंक द्वारा दिया जाने गया प्लास्टिक कार्ड होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, तो बैंक एक कार्ड देता है जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि का उपयोग करता है, मतलब तुमको एक कार्ड देता है बैंक, और वो कार्ड के माध्यम तुम जो पैसा जमा करते हो बैंक में, तुम जो पैसा बैंक में जमा किए होते हो वही कार्ड के माध्यम से वो पैसा का उपयोग तुम कर सकते हो, ठीक है। मतलब बैंक तुमको एक कार्ड देता है, बैंक में तुम पैसा जमा किए हो, वो बैंक वाला क्या करता है, तुमको एक कार्ड देता है, और वही कार्ड का जो प्रयोग करके जो पैसा तुम जमा किया उसका उपयोग कर सकते हो, तो उसी को बोलते हैं डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड, बैंक एक कार्ड जारी करता है प्लास्टिक कार्ड, ठीक है, जिसके आधार पर उसके धारक, मतलब जिसका अकाउंट रहता है, जिसका खाता रहता है उस बैंक में, उसके द्वारा पैसा अथवा वस्तु को प्राप्त करना, पैसा लेता है या तो वस्तु को लेता है, तो उसी को बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। मतलब बैंक वाला क्या करता है, ग्राहक को, अपने खाता धारक को एक कार्ड जारी देता है, ठीक है, और कार्ड के माध्यम से क्या करता है कि पैसे और वस्तु को प्राप्त, पैसा भी ले सकता है और वस्तु भी ले सकता है, किसके माध्यम, क्रेडिट कार्ड होगा। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड का एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके द्वारा बैंक में पैसा जमा किया है वही पैसा का उपयोग करेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बैंक जो है ना तुमको कार्ड देता है कि यही कार्ड से तुम वस्तु भी ले सकता है, पैसा भी ले सकता है, ठीक है। बाद में इस पर मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि नहीं जमा करना, बाद में तुमको पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है।